और एक बार फिर से स्वागत है आपका एपीएन पर और हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां पर हम लगातार बिहार चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं और साथ में जब आपने ये कार्यक्रम देखना शुरू किया है तो आपको एक स्टिंग जो चल रहा है उसमें लिखा है कि कौन बनेगा सरताज। अब बहुत हद तक ये स्पष्ट हो गया है कि कौन सरताज बनेगा। सरताज नीतीश कुमार बन चुके हैं। रुझानों में एनडीए को बढ़त हासिल हो चुकी है। 191 सीटों पर एनडीए आगे है। आमतौर पर अभी तक जो सुबह से रुझान चल रहे थे उसमें जेडीयू आगे चल रही थी। अब बीजेपी ने बढ़त बना ली है और जेडीयू को लगभग 11 सीटों से पीछे छोड़ रही है। और लालू के जो दोनों ही बेटे हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप, वो दोनों ही फंस गई है सीटें। राघोपुर से तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं। लगभग 3000 वोटों का अभी तक डिफरेंस है तेजस्वी यादव और उनके प्रतिद्वंदी में। और अगर आरजेडी की बात करें तो 34 सीटों से आरजेडी आगे चल रही है रुझानों में। और एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी वो 22 सीटों पर आगे चल रही है। मैं तो इसको यूं कहूंगी कि शायद चिराग पासवान को 100% रिजल्ट मिल रहा है रुझानों के हिसाब से देखा जाए तो। जितने सीटों पर वो खड़े थे लगभग उतने सीटों पर 70% उनको सफलता मिल रही है। और तमाम अन्य दलों की बात करें तो कांग्रेस 6 सीटों पर। राष्ट्रीय दल होने के नाते कांग्रेस का ये प्रदर्शन निराशाजनक आमतौर पर जैसा होता आया है, कांग्रेस के लिए तस्वीर नहीं बदली। उधर सीपीएमएल जो है वो 7 सीटों पर रुझानों में आगे है। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा 3 सीटों पर आगे है। हम 4 सीटों पर है। और वीआईपी पार्टी 1 सीट पर, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम 1 सीट पर और बहुजन समाज पार्टी भी 1 सीट पर आगे है। ये तमाम दलों के नाम मैंने इसलिए आपके सामने रखे कि आप ज़रूर ये जानना चाहते होंगे कि वो दल जिसकी बड़ी चर्चा थी वो कहाँ खड़ी है। यानी कि प्रशांत किशोर का जो जनसुराज है वो कहाँ खड़ा है। जनसुराज अभी तक अगर हम इलेक्शन कमीशन की साइट की बात करें तो जनसुराज कहीं पर भी नहीं है। हालांकि मीडिया के तमाम वेबसाइट्स और मीडिया के तमाम जो अन्य चैनल हैं वो रह के प्रशांत किशोर चूँकि एक मैत्रीपूर्ण भाव रखते हैं मीडिया से, उनको कहीं कहीं 1-2 सीटें देने की कोशिश हो रही है। कहीं कहीं लीड कर रहे थे, सुबह में ऐसा दिख रहा था, पर अब जनसुराज कहीं पर नहीं है। बहरहाल प्रशांत किशोर का फैक्टर कहाँ काम किया नहीं किया और तमाम अन्य जो फैक्टर्स हैं बिहार चुनाव में वो क्या रहे हैं, किसकी जीत किसकी हार है, ये सब समझना ज़रूरी है। आंकड़े अब ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जीत महागठबंधन की नहीं है, एनडीए की है। तो अब एनडीए की जीत के पीछे कारण क्या रहे हैं और क्या वाकई वही बात है जो सामने लाई जा रही है बीजेपी की तरफ से या जेडीयू की तरफ से। हालांकि आमतौर पर देखा जाए तो जेडीयू अभी तक चुप है। जेडीयू के किसी बड़े नेता ने कोई बयान इस जीत पर नहीं दिया है। नीतीश कुमार जाने जाते हैं एक माहिर खिलाड़ी हैं। आखिर क्यों वो चुप हैं, इनकी चुप्पी पर भी और हम बात करेंगे। और साथ में ये भी कि अब बिहार का भविष्य कहाँ जा रहा है। ये पूरी जो बहस है हमारी, ये जो पूरी चर्चा है वो हमारे तमाम अहम मेहमानों के साथ रहेगी। और इस चर्चा में, इस पूरे घंटे में हम बिहार के जो इतिहास है उसकी बात करेंगे, जो चुनावी इतिहास है, जो अब तक का प्रदर्शन रहा है तमाम अन्य दलों का, उस पर बात करेंगे। कहाँ किससे क्या चूक हुई है उस पर बड़ी इत्मीनान से बात करेंगे। कोई हंगामा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बल्कि एक ऐसा विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे जो वाकई बिहार की असली तस्वीर हमारे सामने रखेगा। और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बेहद अहम मेहमान विपुल सुनील जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अविरल मलिक हैं जो भी बीजेपी से हैं और मीडिया पैनलिस्ट वो भी हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़े हुए हैं। पैनल के 2 ख़ास जो मेहमान हैं मलिक साहब और साथ में विपुल सुनील जी, इन दोनों के ही जब मैं अभी स्टूडियो आ रही थी तो इन दोनों का लुक मैं देख रही थी
और एक बहुत रोचक तथ्य जो मेरे सामने दिख रहा था तस्वीरों में, मुझे नहीं पता विपुल जी आपको किसी ने बोला है या नहीं बोला है, लेकिन अगर आपको पगड़ी बांध दी जाए तो बहुत हद तक सम्राट चौधरी लगते हैं। और सम्राट चौधरी, और यहीं से सवाल भी शुरू करूंगी। ज्योति कलश जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व आईएएस हैं और गहन राजनीतिक विश्लेषक मैं इनको कहती हूँ, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी का पूरा रूपरेखा भी इन्होंने सबके सामने रखी थी, और वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी, दरअसल मैं कहूँगी सामाजिक पार्टी थी, और आज भी वो काम कर रही है। बहरहाल विपुल जी, सम्राट चौधरी इस पूरे चुनाव में, बिहार के अगर चुनाव की बात की जाए इस बार की, तो कुछ नाम जो हैं वो बड़े चर्चित रहे और बड़े निशाने पर रहे, और उसमें सबसे बड़ा निशाना अगर किसी पर रहा और जो वायरल रहे जिसको कहा जाए, वो सम्राट चौधरी साहब रहे। उनकी हाफिडेविट से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई तमाम चीज़ें चर्चा में रहीं, विवाद में रहीं, और बीजेपी के एक तरह से बड़े नेता के रूप में वो अभी तक जो लास्ट टेन्योर था उसमें स्थापित किए गए थे। अमित शाह को यहाँ तक कहना पड़ा कि अगर बहुत जल्द सम्राट चौधरी को हम सेंटर में एक बड़ा पद देने वाले हैं, यानी कि एक तैयारी थी बीजेपी की तरफ से पुरजोर जवाब की, जो प्रशांत किशोर लगातार उनके ऊपर हमला कर रहे थे और तमाम अन्य दल भी कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि तमाम बातें एक तरफ रहीं और तमाम विवाद एक तरफ रहे, जो ये सम्राट चौधरी की भी जो एक कास्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बिहार की राजनीति में हम बहस कर रहे हैं तो कास्ट कॉम्बिनेशन को हटा नहीं सकते, और उस कास्ट कॉम्बिनेशन का फ़ायदा सम्राट चौधरी की वजह से बीजेपी को मिला है? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि लगातार जब प्रशांत किशोर ने प्रश्न उठाना शुरू किया और सम्राट चौधरी के बैकग्राउंड को, उनके फादर के बैकग्राउंड को मेंशन करना शुरू किया, तो कई बार ये लगा कि बीजेपी सम्राट चौधरी से थोड़ा बहुत हाथ खींच सकती है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से चाल चरित्र और तमाम ऐसे मुद्दों पर बात करने वाली पार्टी रही है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह ने जिस तरह से सम्राट चौधरी के लिए तर्क दिया और ये सामने आकर के वक्तव्य दिया, उससे क्लियर था कि सम्राट चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी है। और सम्राट चौधरी का जो बहुत बेहद महत्वपूर्ण बात आपने की है कि सम्राट चौधरी के जाति का वोटिंग परसेंटेज जो है बिहार में, जो प्रतिनिधित्व है, वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी या यूं कहिए कि एनडीए के लिए, उसको लेकर के बिल्कुल बीजेपी रिजिड रही है। और एफिडेविट की बात हो, तमाम कई बार मतलब सवालों के घेरे में आए सम्राट चौधरी, लेकिन सम्राट चौधरी ने भी तमाम मंच से क्लियर कट जवाब देते रहे वो। और कई बार मुझे लगता है कि कहीं किसी एक नेता पर जब इस तरह का हमला हो रहा होता है तो कई बार वह अंडर प्रेशर आ जाता है, लेकिन पूरे चुनाव में कहीं सम्राट चौधरी को प्रेशर में हमने नहीं देखा। मोटे तौर पर बिहार की राजनीति की जब हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत न चाहते हुए भी जाति की बात करनी होती है। लव कुश समीकरण की जो बात हो रही होती है, नीतीश कुमार जिन अति पिछड़ा जाति और दलितों में महादलितों का बंटवारा करके जो दुलरुआ बने हुए हैं बिहार में, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इसको मानने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि मौजूदा समय में पिछले एक दशक में जिस भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ है, लगभग 11-12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति में किसी भी फैक्टर को पीछे नहीं छोड़ती है, बल्कि हर तरह से प्रयास करती है। बीच चुनाव में विपक्ष के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी को यह कहना पड़ता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं से यह सीखना है कि किस तरह से वो चुनाव में जाते हैं, किस तरह से वो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं करना है कि चुनाव में आप चुनाव के 2 महीने पहले लोगों के बीच में जाएंगे। बड़े नेता, आप देश भर के कद्दावर नेता, जिसको लेकर के विपक्ष ये बात भी कर रही थी कि पूरा देश उतार दिया है, बिहार में क्या कहीं कोई मुश्किल है, कतई मुश्किल नहीं था। पहले से क्लियर था कि एनडीए मैंडेट के साथ सरकार में आएगी, लेकिन उस आंकड़े को और बढ़ाना, एक पार्टी इस तरह से मेहनत करती है। कद्दावर नेता देश भर के जनता के बीच में घूम रहे थे, किसी बड़े होटल में नहीं रुक रहे थे, विधानसभाओं में रुक रहे थे, और ये बड़ी वजह रही बिहार में। जी हमारे साथ हैं। शत्रुघ्न जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक मसला ये है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत कमिटेड हैं, और इस वजह से, और बीजेपी एक ऐसी लार्जर देन लाइफ वो एक पार्टी बन गई है जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास ताकत भी है, जिसके पास कार्यकर्ता भी हैं, सब कुछ है।
और शायद यही वजह है कि अब पहले जब शुरुआती दौर में ये सब आंकड़े आ रहे थे और जब इसके पहले चुनाव मतदान के पहले या मतदान के बाद एग्जिट पोल्स तमाम जो बहस हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि जनता ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार को एक तरह से फेयरवेल दिया जाए और उनको जिताकर एक तरह से ग्रैटिट्यूड का एक तरह से गिफ्ट दिया जाए। लेकिन और इस वजह से ये जेडीयू की जीत होगी और बीजेपी की सीटें पीछे रहेंगी। लेकिन अब आंकड़े और आ गए हैं। अब बीजेपी धीरे धीरे सबको पछाड़कर बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गई है। क्या आपको लगता है कि जो एक बहुत भोजपुरी क्षेत्र में कहा जाता है कि तमाम दुनिया एक तरफ, खूंटा तो वहीं गड़ेगा, तो खूंटा बीजेपी ने गाड़ दिया है अपना, और चाहे आप कोई शिकायत करे, कोई गालियां दे, कोई कुछ भी करे, बीजेपी नंबर 1 है, रहेगी और बन के दिखाएगी। क्या यही मान लिया जाए कि ये एक बीजेपी की जिजीविषा ऐसी है कि बीजेपी इस तरह से उभर कर आई? चलिए, अभी प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन प्रतिभा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रतिभा सिंह जी, आपके लिए सवाल बदल जाएगा क्योंकि ये मसला बीजेपी का था, और लेकिन अगर इसी से जोड़कर देखें तो इस पूरे जीत को आप किसकी जीत मानती हैं? आप नीतीश कुमार के व्यक्तिगत जो प्रतिभा है, व्यक्तिगत जो छवि है, उसकी जीत मानती हैं? हम मीडिया वाले तो ऐसा ही मानते हैं। या फिर जैसा कि बीजेपी कह रही है कि ये एनडीए की जीत है और बीजेपी का जो पूरा एक कार्य करने की जो शैली रही है और साथ में जो मोदी जी की छवि रही है, ये उसकी जीत है। ये मोदी की जीत है या नीतीश की जीत है? प्रतिभा सिंह जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? नहीं, बिल्कुल। नहीं, ये प्रश्न ही सही नहीं है कि मोदी जी की जीत है कि नीतीश जी की जीत है, बल्कि ये एनडीए की जीत है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव, जैसा कि हमारा एनडीए का नारा था कि हम एनडीए के सभी बड़े नेताओं का कहना था कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता ने, बल्कि मैं बिहार की जनता को नमन करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पुनः एनडीए के नेतृत्व मंत्री श्री नीतीश कुमार जी और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया है और उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनाने का काम किया है। तो ये सवाल नहीं कि लेकिन नहीं, प्रतिभा सिंह जी आप ये बताइए, प्रतिभा सिंह जी, प्रतिभा सिंह जी, एनडीए को तवज्जो मिली। प्रतिभा सिंह जी, जब जीत होती है, प्रतिभा सिंह जी, जब जीत होती है तो सेहरा बांधा जाता है। प्रतिभा सिंह जी, मैं समझ गई, प्रतिभा सिंह जी मैं आपकी बात समझ गई। आपका ये कहना है कि एनडीए की जीत है। आंकड़े में हम लोगों ने भी यही एनडीए और महागठबंधन ही लिखा है। और आगे आने वाले 5 प्रतिभा सिंह जी, जब जीत हो गई, नेता नीतीश कुमार जी को बिल्कुल अपना मत दे करके उन्हें फिर से वो ताकत दी है, उन पर भरोसा जताया है। प्रतिभा सिंह जी, अब मेरा ये कहना है कि जब जीत होती है, प्रतिभा सिंह जी, जब जीत होती है तो सेहरा किसी न किसी के सर पर तो बांधा जाता है, ठीक है? कोई तो दूल्हा होगा, या तो या एनडीए जी। आप मेरी बात पूरी करने दीजिए। नीतीश कुमार जी पर एनडीए पर भरोसा जताया है, मैं वही बोलना चाह रही हूं, जताया है, इनकी बातों पर भरोसा जताया और विपक्ष को बुरी तरीके से नकारने का काम किया। तो ये इसे आप नीतीश कुमार की जीत मानती हैं? प्रतिभा सिंह जी, आतंक का वातावरण कायम किया था अपनी। प्रतिभा सिंह जी, पिछले लगभग 15 सालों से तो नीतीश जी की ही सरकार है, तो वो और पूरा जंगल राज को शायद जो नई पीढ़ी है, खासकर जो सबसे ज़्यादा वोटर है, 85% जो वोटर हैं नवयुवा जो हैं,
उन्होंने तो शायद लालू यादव का पूरा राज देखा भी नहीं होगा। लेकिन मेरा बस ये आपसे सवाल यही था कि नीतीश की जीत है या मोदी की जीत है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है रवि जी कि मैं सवाल आपसे ज़रूर कर लूँ। मैंने देखा है जब भी हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं, आप सभी तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक निष्पक्ष तौर पे सब चीज़ें रखते हैं। अगर आप बीजेपी से पूछिए और या जेडीयू से पूछिए, दोनों लोग ही बचते हैं, सेहरा लेने में भी बचते हैं और क्रेडिट देने में भी बचते हैं। तो ये साफ तौर पर बोल ही नहीं पाते। अब इससे क्या समझा जाए कि ये एक है विश्वास, साथ में लड़े तो हैं। बिल्कुल राशि जी, मैं समझता हूँ आपका सवाल बहुत दूरदर्शी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, यह जीत पूरी तरह से इसका सेहरा मोदी जी के सर बंधेगा, उसका कारण है जिस रणनीति से चिराग पासवान को सीटें दी गई, जिस रणनीति से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने बराबर सीटों पर लड़े, जिस रणनीति से बाकी सहयोगियों को मनाया गया, मतलब कुल मिला के इसके पीछे जो समर्थन रहा। दूसरा, क्या जनता दल यूनाइटेड अपने दम पर अगर वो आरजेडी के साथ आती इतनी सीटें ले सकती थी? नहीं ले सकती थी, क्योंकि शराबबंदी अगर आपको रखनी है तो केंद्र का आपको साथ चाहिए, और अगर आपको केंद्र में साथ रहना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं समझता हूँ लगातार हर चुनाव में आपने देखा मोदी जी का कहीं ना कहीं संबोधन चल रहा था, बिहार की जनता देख रही थी। और लगातार जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने धुआंधार फायर ब्रांड जो है उतारे, जितने भी नेता थे, चाहे हम योगी आदित्यनाथ की बात करें या अमित शाह की बात करें, तो मैं समझता हूँ इसका योगदान जो पूरा श्रेय जाता है मोदी जी के सर पे जाता है। और नीतीश कुमार भी जानते थे कि वो अगर आरजेडी के साथ जाते हैं या अकेले लड़ते हैं इतनी सीटें नहीं निकलनी थी और मुख्यमंत्री वो नहीं बन सकते थे। लेकिन उनको पता था क्योंकि मोदी जी का नाम, मोदी जी का जो चेहरा है वो अपने आप में काम। और एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है जी, बिल्कुल, और एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है और इसका जवाब हम लेंगे। लालू के दोनों बेटों की सीटें फंस गई हैं, तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और राघोपुर में बड़ा उलटफेर हुआ है। तेजस्वी यादव लगभग 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और जो कि एक बड़ा मार्जिन कहा जाता है विधायक के अगर चुनाव की बात करें तो। और उधर तेज प्रताप यादव जो है वो बहुत आश्चर्य की बात है कि तेज प्रताप यादव जैसे लड़ाई में ही नहीं है और महुआ सीट से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। जैसा माहौल बनाया ये मान के चला जा रहा है, शायद हमारे राजनीतिक विश्लेषक ये बताएंगे, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने केवल और केवल आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही वो थे और कोई प्रदर्शन उनका होने वाला नहीं था। बहरहाल कुल मिलाकर अभी अगर हम आरजेडी के सीटों की बात करें तो 34 सीटों पर ही आरजेडी आगे है और बाकी सभी सीटों पर, पहले वो 42 सीटों पर आगे थी और सुबह में तो एक वक्त ऐसा आया था कि वो 67 सीटों पर आगे आ गई थी, पर अब धीरे 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 पिछड़ते हुए अब वो सिमटती जा रही है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। एक विश्लेषण ये कह रहा था कि बीजेपी नंबर 2 की पार्टी होगी और जेडीयू आगे बढ़ेगी, पर अब जो है वो बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई है। उधर एक कुछ चेहरे ऐसे थे, उन चेहरों की बड़ी दिलचस्पी है लोगों के बीच में भी, जैसा कि मैंने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा, जिसके बारे में लोग ज़रूर जानना चाहते हैं। उसी चेहरे में एक शामिल हैं खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के कलाकार। बड़े ही अग्रेसिव ढंग से वो आए और अब वो पीछे चल रहे हैं। उधर पवन सिंह जो बड़े कलाकार हैं भोजपुरी के, उनकी पत्नी काराकाट से लड़ रही थी ज्योति सिंह, वो भी पीछे चल रही हैं और निर्दलीय लड़ रही थी, लेकिन वो अभी फ़िलहाल पीछे चल रही हैं। उधर अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो उनका जो दल है उसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। चिराग पासवान की बात हो रही है तो मैं अविरल आपसे बात करना चाहूँगी। चिराग पासवान चूँकि यंग भी हैं और काफ़ी पहले अगर उनके चुनाव में देखा जाए, पिछले चुनाव में, तो वो बड़े ही अग्रेसिव थे, खासकर नीतीश कुमार को लेकर। इस बार उन्होंने टोन डाउन किया, जिसके भी सलाह पर शुरुआती में तो थोड़ा सा उभरे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को टोन डाउन कर लिया और नीतीश कुमार की भी प्रशंसा उन्होंने की। आपको क्या लगता है कि क्या ये एक बड़ा फैक्टर था कि चिराग ने अपनी जो महत्वाकांक्षा थी, जो पिछले चुनाव में बड़ी उभर के सामने आ रही थी, इस बार उन्होंने उसको भी दबा के रखा? उसके साथ साथ
जो पारिवारिक लड़ाई थी अब वो ओवर हो चुकी है, एक परिवार प्रॉपर बट गया था, इस वजह से एक लाभ चिराग को ये मिला कि चिराग और अपने दल के प्रदर्शन में काफ़ी हद तक आगे बढ़ते रहे। जी नहीं, देखिए जहाँ तक अगर विस्तृत इसमें बात कर ली जाए, एनडीए की बात की जाए, चिराग पासवान जी की, उपेंद्र कुशवाहा जी की, जीतन राम मांझी जी की, या फिर चिराग पासवान जी की जो अंतरकलह की आपने बात की, पशुपति पारस जी की केंद्रीय मंत्री रहे, और उसके साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की बात कर ली जाए, मैं समझता हूँ आज की अगर बात है तो एनडीए पूर्ण रूप से मजबूत है, एकजुट है, और जनता के मध्य में हम लोग गए, विकास के मुद्दे पर गए, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये इन मुद्दों के आधार पर हम गए कि विपक्ष के द्वारा जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया गया, कास्टिज्म को बढ़ावा देने का काम किया गया, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया गया, और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से बंटाधार करने का बिहार प्रदेश का, उसका जिम्मा, उसका जो सेहरा बनता है वो पूर्ण रूप से लालू प्रसाद यादव जी के सर पे बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अविरल, मैं यहाँ पे जैसे आपकी उम्र बहुत यंग है आप, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि लालू का जो वास्तविक राज था, जो तथाकथित रूप से जंगल राज कहा जाता था, उसको ज्योति जी ने तो बहुत करीब से देखा होगा, आपको तो याद भी नहीं होगा कि लालू उस वक्त दिखते कैसे होंगे। मैं जो हमारे रिपोर्टर्स जब उतर रहे थे और जो हमने पूरा सर्वे किया, अगर आप ये जो जंगल राज कहें भी तो शायद पुराने जो यंग बच्चे हैं उनके दिमाग में ये नहीं था कि जंगल राज क्या था, कैसे था, वो टर्म भले ही हो, उसका वास्तविक रूप उनके दिमाग में नहीं था। दूसरा, मैं चूंकि आप एक युवा हैं और आने वाले राजनीति के भविष्य भी हैं, मैं 2-3 चीज़ें आपसे बहुत सहज रूप से पूछना चाहूँगी। बिहार का एक बड़ा मुद्दा है पलायन, बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, बिहार का बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पर एक भी वहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं है, वहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, वो बाहर जाके काम करते हैं, और इस पर पिछले 15 सालों में कोई ख़ास काम हुआ नहीं। उसके बावजूद ये जो खूबसूरत नतीजे हैं वो क्यों हैं? क्या ये माना जाए कि बिहार का जो युवा है वो बिहार की स्थिति को नहीं देख रहा था, पूरे जो भारत में बीजेपी ने एक माहौल बनाया है उस स्थिति को देखकर अपना विश्वास बीजेपी के ऊपर डाला है? जी नहीं, देखिए जहाँ तक विषय है एक तरीके से युवा का, तो मैं समझता हूँ जब 10 साल की किसी की भी उम्र होती है तो जानने समझने लगता है, अपने माता पिता से सीखने समझने लगता है कि क्या स्थिति है और क्या वास्तविकता है। और उससे अगर बात कर ली जाए युवा की, युवा देखा हो नहीं देखा हो, समझा हो नहीं समझा हो, लेकिन वो इतिहास जरूर पढ़ता है और इस चीज़ को जरूर समझता है कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले क्या हाल था। और उसके साथ साथ लालू राज में विशेषकर अगर बात कर ली जाए तो लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ वो तो अब भी देखने को मिलता है। अगर बात कर ली जाए आरजेडी की, तो अगर सैयद शहाबुद्दीन की बात कर ली जाए, सीवान की बात कर ली जाए, तेजाब कांड की बात कर ली जाए और तमाम सारे घोटालों की, घपलों की बात कर ली जाए, चारा घोटाले की बात की जाए, तो मैं समझता हूँ वो सबके मध्य में है कि किस तरीके करप्शन को एक तरीके से बढ़ावा दिया उनके राज में। और साथ साथ जहाँ तक विषय है एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का और एम्प्लॉयमेंट का और रोजगार का, आज प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि रोजगार मिल रहा है और डंके की चोट पर मिल रहा है। जो लोग दिल्ली, मुंबई और मेट्रो सिटीज़ में लोग जाते थे, पलायन करते थे रोजगार की तलाश में, वो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ले पा रहे हैं। और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट तभी मिलता है जब ऊर्जा व्यवस्था अच्छी हो, बिजली व्यवस्था अच्छी हो, बिजली आती हो। और बिजली नहीं आती थी पिछले शासन में, तो अगर बात कर ली जाए फैक्टर्स की तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाला ऐसा नहीं होगा जो 300-400 गाड़ियों का अपराधियों का काफिला चलता हो उसके बाद वो वहां इन्वेस्टमेंट करे। आपके ही मंत्री रहे थे, ऊर्जा की बात आपने की, आपके ऊर्जा मंत्री रहे थे आर.के. सिंह जी, और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बिहार सरकार ने लगभग 4000 करोड़ का घोटाला हुआ है ऊर्जा के क्षेत्र में। आप ये कह रहे हैं, अगर आंकड़ों की मैं बात करूं, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, बिहार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने में लगभग भारत में 42वें नंबर पर है। पलायन में बिहार नंबर 1 पर है, वहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है। और आज भी सबसे ज़्यादा जो ट्रेन्स निकलती हैं, जो रेल निकलती है वहाँ से लोगों को बिठाकर, मेरे ख्याल से मेरे तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात से सहमत होंगे, वो वहाँ से बाहर मजदूरों को लेकर निकलती है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे आज भी, मैं खुद बिहार से हूँ, ज्योति जी बिहार से हैं, हम सब ने तैयारी दिल्ली में आकर की, बिहार में हमारे लिए सुविधा नहीं थी, आज भी नहीं है, आज भी आंकड़े यही कहते हैं। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं नकारात्मक सोच की नहीं हूँ, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि अब तो ये आंकड़े आपके पक्ष में आ रहे हैं, अब क्या मैं मान के चलूं कि अब जो तस्वीर है वो बदल जाएगी और आने वाला 5 साल जो है
बिहार को उस वैभव का परिचय कराएगा जिस वैभव का हकदार बिहार है। जी नहीं, देखिए मैंने तो बिहार देखा है, ग्राउंड लेवल की वहाँ की समस्याएं भी देखी हैं, जिलावार देखा है बल्कि, और उसके साथ साथ अगर बिहार की बात कर ली जाए, वहाँ के लोगों की समस्याएं थी, रोजगार की मुख्य समस्या थी, पलायन की समस्या थी, और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या थी। बिजली भी नहीं आती थी, गांव में बदहाली थी, वहाँ सड़कें भी अच्छी नहीं थी, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है मालूम नहीं था। लेकिन आज अच्छी एक तरीके से कनेक्टिविटी है, सड़कें अच्छी हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, राज्य सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार की योजनाओं की भी अगर बात कर ली जाए तो देश भर में लाभ मिला है, चाहे आवास योजना के माध्यम से हो, शौचालयों के निर्माण के माध्यम से हो, मुद्रा योजना की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, सौभाग्य योजना का विषय हो। जी जी बिल्कुल। और ज्योति जी, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार फिर से मैं आंकड़े बता दूं। भारतीय जनता पार्टी 86 सीटों पर आगे है और जनता दल जेडीयू जो है वो 76 सीटों पे, 10 सीटों का अंतर है, और 35 सीटों पर आरजेडी, और एलजेपी अब पीछे हो गई है, लगभग 3 सीटों का नुकसान एलजेपी को, और अब वो 17 सीटों पर है। उधर नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस की, वो 6 सीटों पर है और 6 सीटों पर ही कम्युनिस्ट पार्टी आगे है। हम जो है ज्योतिन राम मांझी, उन्होंने बड़ा अच्छा कमाल किया है और 5 सीटों पर वो आगे हैं, और उधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा 3 सीटों पर और AIMIM 3 सीटों पर। और यही 3 सीटें आपको बताने के लिए काफ़ी हैं कि वहाँ पर MY फैक्टर ध्वस्त हो गया है। क्या ये माना जाए विपुल जी कि खासकर अगर बिहार की हम बात करते हैं तो एक पूरा पश्चिमांचल जो एक तरह से है बिहार का, मधुबनी है, तमाम जो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है मुस्लिम वोटर्स का, और पूरे बिहार में भी है, वहाँ बिहार के मुस्लिम वोटर में ज़बरदस्त सेंध लगी है, और जिसका नतीजा ये है कि आरजेडी लगातार पिछड़ रही है। माहौल की बात अलग है, कॉम्बिनेशन में आरजेडी का जो है, आरजेडी के कॉम्बिनेशन में सेंध लग गई है। जी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसी चुनाव में नहीं हुआ है, पीछे अगर लोकसभा चुनाव को देखा जाए और उससे पहले विधानसभा के चुनाव से ये AIMIM के आने के बाद, और परंपरागत तौर पे जो राजद के कट्टर वोटर माने जाते थे उस वोट में सेंध लगी है, और कहीं ना कहीं जिस किशनगंज वाले इलाके की आप बात कर रही हैं मेंशन करके, उसमें राजद की सीटें पहले ज़्यादा हुआ करती थी, और अब मुझे लगता है कि राजद के ओवरऑल प्रदर्शन में कमी आने के पीछे ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी तरफ अगर हम जाति की बात हम बार बार कह रहे हैं कि करनी नहीं चाहिए, पर फैक्टर है बिहार में तो करना पड़ेगा। हाँ। मोटे तौर पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया है, जिन 5 दलों को लेकर के वो आते हैं गठबंधन में, और उस गठबंधन की जातियों का प्रतिनिधित्व तो देखेंगे तो मोर देन आप पाएंगे कि 60% से ज़्यादा वोटर वहाँ से आएंगे। यहाँ केवल M² और Y की बात की जा रही थी, एक मल्लाह बीच में, मतलब जो मल्लाह वोटर हैं मुस्लिम और यादव, यही परंपरागत तौर पर महागठबंधन के साथ थे, उसमें से भी अगर किसी ने सेंध लगा ली है मुस्लिम वोटर की, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे ये चुनाव में पिछड़ने का ये बड़ा कारण है। बिल्कुल। जी। और तमाम अन्य बिंदु भी हैं, और इस बार का जो ये चुनावी विश्लेषण है वो बहुत रोचक इसलिए है कि पता नहीं क्यों हर किसी के मन में ये बात बैठ गई है कि बिहार में जो होता है वो बदलाव की बयार होती है, और इस बार का जो चुनाव है इसको बदलाव के बयार के रूप में ही देखा इसलिए भी जा रहा था कि आने वाले जो साल हैं उसमें कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, इस तरह के तमाम अन्य प्रदेश जो हैं वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, साउथ में, नॉर्थ में, दोनों ही जगह। और ऐसा ये माना जा रहा था कि अगर बिहार में कुछ भी आंकड़े बदले तो आप मान के चलो कि देश में भी कुछ बदलने वाला है। पर बहरहाल आंकड़े जो आज कह रहे हैं, अब इसमें देखना होगा कि अब बिहार में क्या बदलाव होगा और देश में क्या बदलाव होगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक नए पैनल के साथ आपके सामने होंगे।